हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे संगठन की समस्याओं और उसके सिद्धांतों के विषय में। प्रशासनिक संगठन कैसे बनते हैं, उनके कौन से प्रकार होते हैं, उनके निर्माण का आधार क्या है, इस विषय में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। और आज हम ये देखेंगे कि जो प्रशासनिक संगठन विभिन्न कार्यों या प्रक्रियाओं या व्यक्तियों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, उनकी समस्याएं क्या है। संगठन जब निर्मित होता है, कार्य करता है, तो कार्यकरण के दौरान बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। जैसे उस संगठन में कार्यों का विभाजन कैसे किया जाए, कौन से कार्य किस कार्मिक के द्वारा संपन्न किए जाएं, कैसे आदेश और निर्देश जारी करने की व्यवस्था की जाए, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके आदेश का पालन करेगा, कार्मिकों के मध्य संपर्क कैसे स्थापित किया जाएगा, संपर्क की व्यवस्था कैसे विकसित होगी, उनमें समन्वय कैसे किया जाएगा, आदेश देने का अधिकार एक व्यक्ति के पास होगा, उच्चाधिकारी के पास होगा, या उसका वितरण नीचे की इकाइयों में भी किया जाएगा। एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ अधिकारियों की निगरानी कर सकता है। ये तमाम समस्याएं संगठन में देखने को मिलती है और इन समस्याओं के समाधान के निमित्त ही विभिन्न प्रशासनिक सिद्धांतों का डेवलपमेंट हुआ है, जिनको हम संगठन के सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत अगर शाब्दिक रूप में देखें तो वो आधार वाक्य होते हैं जो किसी विषय को समझने में सहायक होते हैं। तो संगठन के सिद्धांत संगठन की संरचना और उसकी कार्य प्रक्रिया को समझने में सहायक होते हैं। हालांकि ये सिद्धांत उतने परिपूर्ण नहीं है जितने होने चाहिए, और इसकी वजह यह है कि लोक प्रशासन, जिसमें हम संगठन के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो एक नया विषय है और नया विषय होने के नाते इसके सिद्धांतों में अभी वो परिपूर्णता नहीं आ पाई है जो एक स्वतंत्र विषय के लिए आवश्यक होती है। फिर भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं वो सिद्धांत किन रूपों में है और उन सिद्धांतों से संगठन की किन समस्याओं का समाधान होता है। सबसे पहले जो संगठन का सिद्धांत दिया गया वो है पद सोपान या स्केलर पद्धति, हायरार्की जिसको कहते हैं। ये सिद्धांत संगठन में श्रम विभाजन और संपर्क की समस्या के समाधान के लिए निर्मित किया गया है। ये एक बड़ी समस्या होती है संगठन के सामने। एक बड़ा प्रश्न होता है कि उसके कार्मिकों के बीच कार्य का विभाजन किस आधार पर किया जाए और विभिन्न कार्मिक एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित करें। इस समस्या का समाधान दिया गया पद सोपान या स्केलर पद्धति के द्वारा। ये स्केलर पद्धति क्या है, हायरार्की क्या है,
हायरार्की के अंतर्गत यानी पद सोपान संरचना के अंतर्गत एक संगठन में जो भी पद होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं, उनका एक निश्चित क्रम होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कार्मिक विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे होते हैं, उनका एक व्यवस्थित ढांचा हमें पद सोपान की व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस पद सोपानीय ढांचे की तुलना पिरामिड से की जाती है। पिरामिड आप जानते होंगे कि मिस्र में स्थित है और इन पिरामिड का निर्माण मॉन्यूमेंट के रूप में, स्मारक के रूप में किया गया है। लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं ये पिरामिड और दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार है। इन पिरामिडों में जो मिस्र के सम्राट होते थे, उनकी ममीज सुरक्षित हैं, उनको दफन किया गया है विभिन्न वस्तुओं के साथ। तो इस पिरामिड का जो शेप होता है, जो आकार होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, वो आधार पर चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर को बढ़ता जाता है, उसका आधार, उसका शेप छोटा होता जाता है, एक त्रिकोण के रूप में होता है और शीर्ष पर ये नुकीला होता है। तो जो पद सोपानीय संगठन की संरचना होती है, उसमें भी हम देखते हैं कि संगठन के निचले स्तर पर सबसे ज्यादा कार्मिकों की संख्या होती है और जैसे जैसे पद ऊपर बढ़ते जाते हैं, कार्मिकों की संख्या कम होती जाती है। शीर्ष पर एक उच्च अधिकारी होता है जो संगठन का प्रमुख होता है। इस तरह की संरचना की खासियत ये होती है कि यहाँ पर आदेश का जो क्रम होता है, यानी संगठन में कार्मिकों को जो आदेश दिया जाता है, वो ऊपर से नीचे की ओर संचारित होता है। यानी उच्चाधिकारी को यदि कोई आदेश देना हो तो वो अपने तत्काल नीचे वाले के अधिकारी को देगा, फिर नीचे वाला अधिकारी उसके नीचे वाले को, और इस तरह से आदेश सबसे निचले स्तर तक उचित माध्यम से पहुंच सकेगा। जहां तक उत्तरदायित्व की बात है, उत्तरदायित्व का क्रम नीचे से ऊपर की ओर चलता है। यानी आधार पर काम करने वाले, निचले स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों से उत्तरदायित्व शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये ऊपर बढ़ता जाता है और संगठन के समस्त कार्य के लिए अंतिम रूप से शीर्ष अधिकारी उत्तरदायी होता है। ऐसे संगठन में, यानी पद सोपानी आधार पर जिस संगठन का निर्माण किया गया है, उसमें संपर्क भी उचित माध्यम से होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि नीचे का कोई कार्मिक सीधे तौर पर उच्चाधिकारी से संपर्क स्थापित कर ले। उसे अगर कोई बात उच्चाधिकारी तक पहुंचानी है तो सबसे पहले वो अपने से ऊपर के अधिकारी तक अपनी बात कहेगा, फिर उसका जो अधिकारी है वो अपने से ऊपर के अधिकारी तक बात पहुंचाएगा और ये क्रम चलता रहेगा। अंत में ये बात ऊपर तक पहुंचे। तो आदेश का क्रम ऊपर से नीचे चलता है, लेकिन जहां तक संपर्क की स्थापना की बात है, वो नीचे से ऊपर तक जाती है। यानी उचित माध्यम से यहाँ पर हर कार्य संपन्न होता है। और साथ ही इसकी खासियत ये भी होती है कि हर स्तर पर जितने भी कार्मिक मौजूद होते हैं, अधिकारी मौजूद होते हैं, उनके अधिकार और दायित्व कानून के माध्यम से निर्धारित कर दिए जाते हैं।
और ये पद सोपानीय संरचना संगठन में एकता और समन्वय के लिए आवश्यक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको हायरार्की देखनी है, पद सोपानीय संरचना देखनी है, तो एक स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके मैनेजमेंट में जो हायरार्की होती है, जो पदों का स्तर होता है, उसको आप इस रूप में देख सकते हैं। शीर्ष स्तर पर स्कूल मैनेजमेंट में कौन होता है? डीन ऑफ द स्कूल, या कई स्थानों पर प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है, जिसके ऊपर संगठन की पूरी जिम्मेदारी होती है, जो संगठन के स्कूल के संचालन के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। उसका पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके नीचे जो पद होता है वो डेप्यूटी डीन ऑफ द स्कूल या वाइस प्रिंसिपल भी जिसको कहते हैं, उसका पद होता है। उसके नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं। स्कूलों में भी विभिन्न विषयों के डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स का एक प्रमुख होता है, जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या विभाग प्रमुख, विभाग प्रभारी कहते हैं। उसके नीचे वो टीचर्स होते हैं जो क्लासरूम में जाकर टीचिंग करते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स या किसी भी रूप में क्लासरूम में जाकर टीचिंग करने वाले शिक्षक आते हैं। ये पैरेलल रूप में होते हैं, इनका पद समानांतर होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। और सबसे निचले स्तर पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है। कार्यालय के कार्मिक आते हैं, जो वित्त व्यवस्था देखते हैं वो लोग आते हैं, जो आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं को देखते हैं, वो लोग इस स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्कूल मैनेजमेंट की हायरार्की। अब अगर पद सोपानी संरचना के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, कार्यालय कार्मिकों को अगर कोई अपनी बात कहनी है, तो हायरार्की के अनुसार वो स्कूल टीचर्स से, सब्जेक्ट टीचर्स से बोलेंगे। सब्जेक्ट टीचर्स उनकी बात हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइस प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे, और वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी डीन ऑफ द स्कूल तक पहुंचाएं। अब हर के अधिकार और कार्य निर्धारित हैं। स्कूल के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के द्वारा प्रिंसिपल का कार्य परिभाषित है, उसके अधिकार परिभाषित हैं। डीन ऑफ द स्कूल के, वाइस प्रिंसिपल यानी डेप्यूटी डीन ऑफ द स्कूल के भी कार्य परिभाषित हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के भी परिभाषित हैं कि वो किन कार्यों को कर सकता है, किन को करने का अधिकार है उसे, उसके अधिकारों की सीमा क्या है। क्लासरूम टीचिंग करने वाले सब्जेक्ट्स टीचर्स की भी कार्य क्षेत्र की सीमा है, अधिकार क्षेत्र की सीमा है, जिसके दायरे में रहकर उन्हें कार्य करना होता है। और ऐसी ही सीमा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ भी है। तो इस तरह से पद सोपानीय संरचना को अपनाकर संगठन की श्रम विभाजन की समस्या और संपर्क की समस्या का समाधान किया जाता है। व्यवस्थित ढंग से संपर्क की व्यवस्था इन सभी कार्मिकों के मध्य इस हायरार्की को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन इस पद सोपानीय संरचना या पद सोपान के सिद्धांत की आलोचना कई आधारों पर की जाती है। जैसे चूंकि इसमें कार्य करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है,
कोई भी आदेश जारी करना हो तो ऊपर से नीचे तक आने में उसे कई स्तरों से गुजरना होता है, या नीचे के कार्मिक को कोई बात कहनी हो, पहुंचानी हो ऊपर तक, तो उसे भी उचित मार्ग के द्वारा पहुंचानी होती है, और ये मार्ग लंबा है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, जिसके कारण कई बार प्रशासनिक कार्यों में विलंब होता है और लाल फीताशाही का डेवलपमेंट होता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि ये शब्द कैसे आया, जो सरकारी दफ्तरों में फाइलें बंधी होती हैं वो लाल फीते से बंधी होती हैं पारंपरिक रूप में, और एक फाइल को खोलने में, उसे एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने में पद सोपानीय व्यवस्था के कारण बहुत समय लगता है, और इस विलंब का खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। यानी जो कार्य कम समय में किया जा सकता था, शीघ्रता पूर्वक किया जा सकता था, जिसमें शीघ्रता की आवश्यकता है जनहित को ध्यान में रखते हुए, वो कार्य विलंब से पूरा होता है, क्योंकि पद सोपान की जो व्यवस्था है उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है और हर कार्य उचित माध्यम से होता है, इसलिए कार्य में विलंब होता है। और कई बार ये विलंब जानबूझकर भी किया जाता है, जिसको लाल फीताशाही का नाम दिया जाता है। और इस लाल फीताशाही, जो कि एक बुराई के रूप में हमारे सामने आती है, संगठनात्मक बुराई के रूप में देखी जाती है, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो प्रशासन से, उस संगठन से सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। साथ ही क्योंकि पदाधिकारियों को हर कार्य उचित माध्यम से करना है, अपने तात्कालिक उच्चाधिकारी तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उनमें एक तरह की दूरी आ जाती है। यानी निचले स्तर पर जो स्टाफ है उसकी उच्चाधिकारी से दूरी बहुत बढ़ जाती है। उसे पता होता है कि कोई भी आदेश जो ऊपर जारी किया गया है उसे नीचे आते आते बहुत टाइम लगेगा, कई अधिकारियों से, कई टेबल से उसे गुजरना पड़ेगा। वो सीधे संपर्क में नहीं रहते उच्चाधिकारी के, उसके नियंत्रण के अधीन नहीं रहते, इसलिए उनमें एक ढीलापन आ जाता है कि जब आदेश आएगा तब देखा जाएगा, तब कार्य को पूरा किया जाएगा। तो इस ढीलेपन की वजह से संगठन के उद्देश्य को हासिल करने में दिक्कत हो सकती है, समस्या आ सकती है, उसमें देरी लग सकती है। साथ ही अपव्यय को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, एक फाइल को दूसरी टेबल तक पहुंचाने के लिए बहुत से कार्मिकों की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इस व्यवस्था में बहुत ज्यादा सार्वजनिक धन लगता है। अगर ये व्यवस्था ना हो तो हो सकता है मितव्ययी ढंग से कार्य संपन्न हो जाए, कम पैसों में कार्य संपन्न हो जाए, संगठन अपने उद्देश्यों को हासिल कर ले। लेकिन चूंकि पद सोपान की व्यवस्था में कार्मिकों की कई स्तरों पर व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके लिए पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, तो इससे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। हालांकि पद सोपानीय व्यवस्था की जो बुराई है कि कार्य विलंब से होता है, इस बुराई को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल जैसे विचारक ने एक पुल व्यवस्था प्रस्तुत की है, जिसको उन्होंने गैंग प्लैंक का नाम दिया है। ये पुल व्यवस्था सीधी भी हो सकती है और आड़ी तिरछी भी हो सकती है। इस पुल व्यवस्था में क्या कहा हेनरी फेयोल ने,
कि अगर जरूरत पड़ती है तत्काल उच्चाधिकारी को नीचे वाले को आदेशित करने की, तो वो ये सारे लेवल जंप करके यहां तक अपने आदेश सीधे पहुंचा सकता है। या नीचे के कार्मिक को अगर जरूरत पड़ती है, समय की मांग ऐसी है, कोई समस्या तत्काल आ गई है जिसका समाधान करना है और उस समाधान के लिए उच्चाधिकारी से संपर्क करना जरूरी है, तो ये नीचे का कार्मिक भी इन सब की उपेक्षा करके सीधे जंप करके इनसे अपनी बात कह सकता है, उच्चाधिकारी से अपनी बात कह सकता है। पद सोपानी व्यवस्था के अंतर्गत जब उसे अपनी बात कहनी है, संपर्क स्थापित करना है, तो पहले यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा और फिर यहाँ तक पहुंचेगा उचित माध्यम से। तो इसमें कार्य में विलंब होता था। इस विलंब को दूर करने के लिए फेयोल ने इस पुल व्यवस्था का सुझाव दिया है। लेकिन ये पुल व्यवस्था रूटीन में काम में नहीं लाई जा सकती। अगर रूटीन में काम में लाई जाएगी तो फिर पद सोपानीय ढांचे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये अपवाद स्वरूप प्रयोग में लाई जा सकती है। अगर तात्कालिक जरूरत ऐसी महसूस होती है कि तुरंत कार्य को संपन्न किया जाना है, तो इस पुल व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है और संगठन से संबंधित जो श्रम विभाजन या संपर्क की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। दूसरा जो संगठन का सिद्धांत है वो है आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। ये सिद्धांत किस समस्या का समाधान है? कई बार संगठन में समस्या आती है कि कार्मिकों के विभिन्न स्तरों पर कौन किसको आदेश देगा, कौन सा अधिकारी किसके आदेशों का पालन करेगा। क्या एक उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करेगा या बहुत से उच्चाधिकारी उसे आदेशित कर सकते हैं। इसका समाधान प्रस्तुत किया गया यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत। यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी प्रशासनिक संगठन में जो कार्मिक कार्य करता है उस कार्मिक को आदेश देने वाला एक ही उच्चाधिकारी होना चाहिए और वो उसका तात्कालिक उच्चाधिकारी। यानी पद सोपानीय ढांचे को अगर हम देखते हैं तो आदेश की एकता कैसे होगी कि जो नीचे का कार्मिक है उसको आदेश देने वाला उसके जस्ट ऊपर का अधिकारी होगा, न कि उसके ऊपर का या सबसे ऊपर का अधिकारी। यानी ये नीचे का जो कार्मिक है वो अपने तात्कालिक उच्चाधिकारी के आदेशों का ही पालन करेगा। उसे एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाएगा। एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने की व्यवस्था के कारण इसको आदेश की एकता का सिद्धांत कहते। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक कार्मिक को कई उच्चाधिकारियों के आदेशों को मानना पड़े और वो आदेश परस्पर विरोधी हो, तो ऐसी स्थिति में कार्मिक के सामने भ्रम की स्थिति आ जाएगी कि वो किसके आदेश को उचित मानते हुए अमल में लाए और किसके आदेश को नजरअंदाज करे या न माने। तो इस भ्रम से बचने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड का सजेशन दिया गया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक कार्मिक को आदेश देने वाले कई हो तो कार्यों में दोहराव हो सकता है। एक उच्चाधिकारी ने एक आदेश दिया, दूसरे उच्चाधिकारी को पता नहीं है, उसने भी उससे संबंधित ही आदेश दे दिया। एक ही काम को दो बार किया गया। एक उच्चाधिकारी ने किसी कार्मिक को वही काम करने के लिए कहा, दूसरे उच्चाधिकारी ने दूसरे कार्मिक को वही काम करने के लिए कहा।
तो काम तो एक ही हुआ, और इसकी वजह क्या रही कि कई सारे आदेश तो दिए गए, भिन्न भिन्न कार्मिकों को दिए गए, लेकिन जो आउटपुट आया वो एक ही हुआ, क्योंकि एक ही काम को बार बार रिपीट किया गया। तो इस दोहराव से बचने के लिए भी आदेश की एकता का पालन जरूरी होता है। साथ ही संगठन में कोऑर्डिनेशन बना रहे विभिन्न कार्मिकों के मध्य, संगठन के विभिन्न स्तरों के मध्य, और एक कार्मिक एक ही उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए उसी कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर सकता है। तो इससे संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है, जिसका लाभ अल्टीमेटली संगठन को मिलता है, उसका उद्देश्य पूरा होता है। साथ ही आदेश की एकता का जो सिद्धांत है वो पद सोपान की व्यवस्था के अनुकूल है, और इससे कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में जो विलंब होता है उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन इस सिद्धांत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसे प्रशासन के सभी स्तरों पर, सभी संगठनों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि संगठन की संरचना कई बार दोहरे नियंत्रण के अनुकूल होती है। यानी एक संगठन में एक कार्मिक को आदेश देने वाले, उसे नियंत्रित करने वाले कई उच्चाधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी जरूरत होती है। सेकलर हडसन ने क्या कहा कि शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी होते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता। जैसे एक विभाग में आप ले सकते हैं कि जो उच्चाधिकारी है, विभाग का प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख, वो सचिव है, और सचिव विशेषज्ञ नहीं होता सभी विषयों का। उस विभाग में काम किया जा रहा है तकनीकी प्रकृति का। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही ले सकते हैं आप। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसके द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है। सड़कें कौन बनाता है? इंजीनियर्स की देखरेख में बनता है। पुल कौन बनाता है? इंजीनियर्स की देखरेख में बनता है। इंजीनियर क्या है? एक तकनीकी कार्मिक है। तो अगर किसी स्थान पर पुल बनाना हो या सड़क बनानी हो, तो सामान्य निर्देश तो वो उच्चाधिकारी से प्राप्त करेगा, सचिव से प्राप्त करेगा। लेकिन जहां पर तकनीकी जानकारी, तकनीकी आदेश उसे प्राप्त करना होगा, वहां सचिव के आदेश की कोई उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि सचिव को इस विषय की टेक्निकल जानकारी नहीं है कि सड़क कैसे बनाई जाए, किन साधनों का, किन तकनीकों का उसमें प्रयोग किया जाए, पुल को किस तकनीक से बनाया जाए। इस तकनीक की जानकारी तकनीकी उच्चाधिकारी को ही हो सकती है। तो एक इंजीनियर क्या करेगा कि सामान्य आदेश तो सचिव से प्राप्त करेगा कि हाँ, इस स्थान पर इतनी दूरी तक सड़क बनाई जानी, लेकिन सड़क कैसे बनाई जाएगी, किस तकनीक से बनाई जाएगी, इससे संबंधित आदेश वो अपने तकनीकी उच्चाधिकारी, यानी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उससे प्राप्त करेगा। तो संगठन की संरचना, खासतौर से आधुनिक युग में प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बहुत तकनीकी प्रकृति के होते हैं। ऐसी स्थिति में ये हमेशा संभव नहीं होता कि एक निचले स्तर का कार्मिक केवल एक ही तात्कालिक उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करे। उसे एक ही समय में कई अधिकारियों से आदेश लेना पड़ सकता है।
एक से वो नीति संबंधी आदेश प्राप्त करता है, जैसे सचिव को आपने देखा। दूसरे से कार्मिकों की व्यवस्था कैसे की जाए, इसका आदेश प्राप्त कर सकता है। जो वित्त का विशेषज्ञ है, उससे बजट संबंधी आदेश प्राप्त कर सकता है, और उस बजट का एलोकेशन कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए, कौन से उपकरणों की खरीद की जाए ताकि कार्य संपन्न हो सके, इसके विषय में वो किन्हीं और अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर सकता है। तो जैसे जैसे प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञता बढ़ती जा रही है, उसके कार्य जटिल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आदेश की एकता के सिद्धांत का महत्व कम होता जा रहा है। यानी संगठन के सभी स्तरों पर अब ये सिद्धांत काम में नहीं लाया जाता। संगठन का तीसरा सिद्धांत है नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये इस समस्या से संबंधित है कि एक उच्चाधिकारी अपने अधीन कितने लोगों का नियंत्रण कर सकता है, कितने कार्मिकों के मध्य समन्वय की स्थापना कर सकता है। ये एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या का समाधान इस सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नियंत्रण के क्षेत्र का जो सिद्धांत है, वो वास्तव में ध्यान की सीमा से संबंधित है। ये माना जाता है कि संगठन का जो उच्च अधिकारी है, वो भी मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते उसके ध्यान की भी एक सीमा है। यानी एक सीमा के भीतर ही वो कार्मिकों का अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। लेकिन वो सीमा क्या हो, इसको लेकर विवाद की स्थिति है कि एक उच्चाधिकारी को कितने कार्मिकों का नियंत्रण करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से उनमें समन्वय स्थापित कर सके, उन पर नियंत्रण रख सके। इस संबंध में हैमिल्टन, फेयोल, ग्रेक्यूनेस, इन्होंने ये विचार व्यक्त किया है कि एक उच्चाधिकारी अधिक से अधिक 6 कार्मिकों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकता है। उर्विक ये मानते हैं कि 8 से 12 अधीनस्थ कार्मिक एक उच्चाधिकारी के नियंत्रण में हो सकते हैं। हकीकत ये है कि नियंत्रण का क्षेत्र क्या हो, यानी एक उच्चाधिकारी कितने अधीनस्थ कार्मिकों का नियंत्रण कर सकता है, इसकी कोई आदर्श सीमा नहीं है कि यहाँ पर ये लाइन खींच दी जाए कि इतने अधीनस्थ कार्मिकों का ही अच्छी तरीके से नियंत्रण हो सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और वो फैक्टर्स क्या हैं? कार्य, कैसा कार्य किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अधीनस्थ कार्मिकों का कार्य और उच्च अधिकारी के कार्य एक जैसे हैं, उनके कार्य की प्रकृति एक समान है, तो उच्चाधिकारी बहुत सारे अधीनस्थ कार्मिकों का आसानी से निरीक्षण कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। जैसे अगर चिकित्सा विभाग के प्रमुख को चिकित्सकों का ही नियंत्रण करना हो, तो बहुत सारे चिकित्सकों का वो नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि दोनों के कार्य की प्रकृति एक समान है। उस कार्य को करने में क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसकी जानकारी उसे है। उस कार्य को करने वाले कार्मिकों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उसकी जानकारी खुद उसे है, क्योंकि वो खुद उस कार्य को करता है या उस कार्य का विशेषज्ञ। तो उच्चाधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के कार्य अगर एक जैसे हो तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो सकता है, यानी उच्चाधिकारी ज्यादा कार्मिकों का नियंत्रण कर सकता है। दूसरा निर्धारक तत्व है समय। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन समय की दृष्टि से पुराना है, लंबे समय से चला आ रहा है,
तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करने की परंपराएं जम जाती हैं। सभी कार्मिकों को कार्य करने का तरीका पता होता है, ढंग पता होता है कि किस समय कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाना है। तो ऐसे कार्मिकों का नियंत्रण उच्चाधिकारी आसानी से कर सकता है जो संगठन पुराने हैं। इसके विपरीत जो नए संगठन हैं वहां पर कार्य करने की परंपरा स्थापित नहीं है, अभी सब कुछ डेवलपमेंट की फेज में है। ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारी को हर कार्य पर नजर रखनी पड़ती है और इसलिए वो कम कार्मिकों का नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि उनके हर कार्य को उसे निरीक्षित करना पड़ता है, अवलोकित करना पड़ता है। स्थान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने में। अगर उच्चाधिकारी का कार्यालय एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में है, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पर काम करने वाले कार्मिकों का नियंत्रण अगर उसे करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों पर नियंत्रण रख सकता है। लेकिन अगर उसका कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हुआ है, कुछ कार्मिक एक स्थान पर बैठते हैं, कुछ कार्मिक दूसरी बिल्डिंग में बैठते हैं, कुछ कार्मिक किसी और कैंपस में बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कम अधीनस्थ कार्मिकों पर ही नियंत्रण स्थापित कर सकता है। और लास्टली व्यक्तित्व भी, उच्चाधिकारी का व्यक्तित्व भी निर्धारक है उसके स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने में। अगर उसका व्यक्तित्व स्फूर्तिवान है, स्मार्ट है, विवेकी है, चैलेंजेस को स्वीकार करने वाला है, कर्मठ है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्मिकों का भी, अधीनस्थ कार्मिकों का भी नियंत्रण आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर उसका व्यक्तित्व ढुलमुल है, उच्चाधिकारी का स्मार्टनेस नहीं है, चैलेंजेस को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, तो वो कम कार्मिकों का भी नियंत्रण बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। इन निर्धारक तत्वों की विवेचना लूथर गुलिक के द्वारा की गई है। हालांकि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल विस्तृत होता जा रहा है, क्योंकि तकनीक का प्रयोग करके एक उच्चाधिकारी भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए कार्यालयों पर भी, उनके कार्मिकों पर भी अच्छी तरह नियंत्रण कर सकता है। आप देखते हैं विभिन्न कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उच्चाधिकारी अपनी केबिन में बैठकर ही देख सकता है कि किस ऑफिस में कौन सा कार्मिक किस ढंग से कार्य कर रहा है, कौन लापरवाही बरत रहा है, कौन सतर्कता पूर्वक कार्य कर रहा है। तो इससे स्पैन ऑफ कंट्रोल विस्तृत हो गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण। चौथा जो सिद्धांत है वो है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, जो संगठन की इस समस्या से संबंधित है कि सत्ता का प्रयोग एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाए। सत्ता का मतलब होता है आदेश देने का अधिकार। तो संगठन में आदेश कौन देगा? क्या एक ही उच्चाधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाएगा? अगर ऐसा किया जाता है तो ये केंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन अगर आदेश देने के अधिकार का प्रयोग यानी सत्ता का प्रयोग
एक ही उच्चाधिकारी के द्वारा ना किया जाकर संगठन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, तो ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि संगठन में केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए। जैसे फेजलर ने ये बताया कि उत्तरदायित्व का तत्व केंद्रीकरण को प्रेरित करता है। यानी अगर संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए उस संगठन के प्रमुख को जिम्मेदार समझा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संगठन का प्रमुख या अध्यक्ष ये चाहता है कि सत्ता भी उसके हाथ में ही केंद्रित रहे, क्योंकि सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा उत्तरदायित्व होगा उतनी ज्यादा उस उच्चाधिकारी के हाथ में सत्ता होगी और वो उस सत्ता का प्रयोग करना चाहेगा। और उत्तरदायित्व, जैसे फेजलर ने ये बताया कि उत्तरदायित्व का तत्व केंद्रीकरण को प्रेरित करता है। यानी अगर संगठन में प्रत्येक कार्य के लिए उस संगठन के प्रमुख को जिम्मेदार समझा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संगठन का प्रमुख या अध्यक्ष ये चाहता है कि सत्ता भी उसके हाथ में ही केंद्रित रहे, क्योंकि सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना ज्यादा उत्तरदायित्व होगा उतनी ज्यादा उस उच्चाधिकारी के हाथ में सत्ता होगी और वो उस सत्ता का प्रयोग करना चाहेगा। और उत्तरदायित्व अगर बटा हुआ है तो वहां पर विकेंद्रीकरण हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर उच्चाधिकारी हर कार्य में सिर्फ अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। जो कार्य उसे कानून द्वारा सौंपा गया है, जो निर्धारित किया गया है। जो पुराना संगठन है, लंबे समय से चला आ रहा है, वहां पर विकेंद्रीकरण संभव हो सकता है, क्योंकि कार्य संबंधी सभी प्रक्रियाएं स्थापित हो चुकी होती हैं, सबको उनकी जानकारी होती है, तो कहीं भी किसी भी स्तर पर सत्ता के दुरुपयोग की संभावना नहीं रहती। लिहाजा स्वायत्तता प्रदान करते हुए विभिन्न इकाइयों के मध्य सत्ता का विभाजन किया जा सकता है, यानी वहां विकेंद्रीकरण संभव है। अगर संगठन की नीतियों में स्थायित्व है, उनमें कोई बदलाव बार बार नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, क्योंकि वहां भी सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कम से कम होती है। जिन संगठनों के कार्मिक कुशल हैं, अपना काम अच्छी तरह करना जानते हैं, उन्हें बार बार किसी आदेश और निर्देश की जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, विकेंद्रीकरण संभव है। अगर संगठन ऐसे कार्य करता है जहां पर कार्य बहुमुखी प्रकृति के हैं, बहुत सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में विकेंद्रीकरण ही एकमात्र विकल्प बचता है, क्योंकि कोई भी उच्चाधिकारी सारे कार्यों का जानकार नहीं होता।
न तो उन कार्मिकों पर अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकता है, न ही उन कार्यों के लिए निर्देश आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होता है कि वो कुछ अधिकारों को अपने पास रखे और बाकी को अन्य उच्चाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दे, जो उन कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें एकरूपता की जरूरत होती है। कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनके कार्य का विषय ऐसा होता है कि सभी के कार्य एक जैसे होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, तो वहां पर सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी कार्यों में केंद्रीय नियंत्रण और निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर सत्ता का केंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। सुरक्षा विभाग में सत्ता का विकेंद्रीकरण घातक हो सकता है, क्योंकि कोई सूचना लीक हो सकती है जिसका बुरा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। 1949 में हूवर कमीशन ने शासकीय कार्यों में मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीकरण का सुझाव दिया था, क्योंकि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है तो हर स्तर पर सत्ताधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, हर स्तर पर हर इकाई के लिए पृथक व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वो कार्यों को संपन्न कर सके, और इसके लिए भारी धन का खर्च भी प्रशासनिक संगठन के विभिन्न स्तरों पर होता है। और अगर कार्य एक जगह से संपन्न हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा कार्मिकों को रखने की, उनके लिए व्यवस्था करने की, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं होती। इस दृष्टि से केंद्रीकरण मितव्ययी होता है, ऐसा हूवर कमीशन के द्वारा कहा गया। इसके साथ साथ अगर योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए भी केंद्रीकरण जरूरी होता है। पूरे देश के आर्थिक विकास के लिए एक ही केंद्रीय सरकार के द्वारा या एक ही प्रशासनिक संगठन के द्वारा नीतियां बनाई जानी और उसे क्रियान्वित किया जाना जरूरी होता है। जैसे भारत में आप देखते हैं कि आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग बनाया गया, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूरे देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, उसे समन्वित करने का प्रयास किया, जो योजना आयोग अब नीति आयोग के रूप में हमारे सामने। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा क्या है? लोकतंत्र की डिमांड ये है कि शासकीय और प्रशासकीय कार्यों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए, और जनता की सहभागिता तब संभव हो सकती है जब प्रशासनिक संगठन विकेंद्रीकरण के आधार पर निर्मित किए जाए। यानी सारी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में ही ना रहे, केंद्रीय अभिकरणों के हाथों में ही ना रहे, बल्कि लोकल लेवल पर उस सत्ता का विभाजन किया जाए, वितरण किया जाए। हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन हुआ वो विकेंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें हर गांव में ही, हर शहर में ही स्थानीय संस्थाएं स्थापित की गई, उनको अधिकार दिए गए, स्वायत्तता दी गई कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को खुद समझें, खुद उनके समाधान ढूंढें और उस लिहाज से कानून बनाएं, नियम बनाएं, उन्हें क्रियान्वित करें। क्योंकि स्थानीय समस्याओं को उस स्थान विशेष के लोग
उस स्थान विशेष के अधिकारी, उस स्थान विशेष के प्रशासनिक संगठन के सदस्य ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूर बैठी केंद्रीय सरकार या केंद्रीय प्रशासन उनको समझने में उतना सक्षम नहीं हो सकता जितना लोकल लेवल पर गठित संगठन हो सकता है। साथ ही जनता को लोकतंत्र में जागरूक बनाने के लिए भी जरूरी है विकेंद्रीकरण, ताकि जनता ये जान सके कि शासन कार्य कैसे किया जाता है, कैसे नीति बनाई जाती है, कैसे समस्या का समाधान किया जाता है, नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है। लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होने से जनता खुद उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती है। आम जनता केंद्रीय सरकार तक नहीं पहुंच सकती, केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो भौगोलिक दृष्टि से दूर है। लेकिन लोकल लेवल पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हाथ में सत्ता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना, उसमें भागीदारी निभाना, शासकीय कार्यों को सीखना उसके लिए संभव हो पाता है। तो लोकतंत्र की जितनी भी जरूरतें हैं, जनता की जागरूकता, जनता की सहभागिता, स्थानीय समस्याओं का समाधान, इन जरूरतों के लिहाज से विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय एकता की बात है, वो राष्ट्रीय एकता केंद्रीकृत सत्ता के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जनता के भीतर जो राष्ट्रीयता की भावना होती है वो मूर्त रूप प्राप्त करती है एक नेता के प्रति उसकी भक्ति भावना के साथ। वो नेता केंद्र सरकार का, केंद्रीय ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय शासन का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सत्ता केंद्रीकृत होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। हकीकत यह है कि सत्ता केंद्रीकृत हो या विकेंद्रीकृत, ये बहुत कुछ निर्भर करता है समय और परिस्थितियों पर। समय के अनुसार किसी ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीकरण अपनाया जा सकता है और परिस्थितियों की डिमांड के अनुसार विकेंद्रीकरण भी अपनाया जा सकता है।